हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी दिल से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है हॉस्पिटल के 2 कमरे। यूँ तो मैं आलस की बोरी हूँ, लेकिन उन दिनों मुझे 2 मिनट भी माँ पापा से बात करने की फुर्सत नहीं थी। हो भी क्यों, उन दिनों आप मुझे राष्ट्रपति पद का लालच दे देते या एमपी का टिकट दिलवा देते या फिर शहर में महिला मंडल की अध्यक्षा तक बना देते, फिर भी मैं टस से मस नहीं होती। आखिर क्यों? क्योंकि मैं इन सब से कहीं बड़ा काम करने जा रही थी। मैं ज़िंदगी में पहली बार मौसी जो बनने जा रही थी। मेरी बहन रेनू ने अपनी शादी के 2 साल बाद, ठीक शादियों के मौसम में जब यूं ही किसी के पास टाइम नहीं होता है, ठीक उसी मौसम में माँ बनने का फ़ैसला कर लिया था। सब कुछ अच्छा भला चल ही रहा था कि महारानी जी लेबर में जाने का इरादा बनाने लगी। हल्की सी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, सो डॉक्टर ने 2-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने को कहा। रेनू अपने रूम में रानी बनी लेटी रहती थी और मैं बेचारी कभी उसकी मांगें पूरी करूं, कभी चचेरी बहन और मामा के बेटे की शादी की तैयारियों में जाके हाथ बटाऊं। इतने दिन हो गए थे टीवी देखे, दोस्तों से बातें किए और मीठा पान खाए। हाँ, मीठे पान का बड़ा शौक़ है मुझे। 2-3 ही तो शौक़ है मेरे, और मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी सारी अच्छी बुरी आदतें अपने भांजे भांजी को ज़रूर सिखा दूँगी। भांजा हुआ तो उसे ताश में बेईमानी करना और खूबसूरत लड़कियों को तिरछी आंखों से देखने की कला सिखाऊंगी। वैसे भांजी हो तो और भी अच्छा है। लड़कियों के लिए शॉपिंग करने में कितना मज़ा आता है, लड़कों के लिए शॉपिंग बहुत बोरिंग होती है। भांजी हुई तो उसे ताश में बेईमानी करना तो सिखाऊंगी ही, बेईमानी पकड़ना भी सिखाऊंगी। मेकअप के सीक्रेट्स बताऊंगी और दिल फेक लड़कों को सीधा करने के 10 सरल तरीके समझाऊंगी। टाइम मैनेजमेंट की क्वीन बन गई थी मैं। नहा के बाल सुखाते हुए बच्चों के नाम सोचती थी, रिक्शे में बैठे बैठे काम के रिमाइंडर लिखती थी। हॉस्पिटल में नर्सों और डॉक्टर्स के आगे पीछे दौड़ने वाले वार्ड बॉय पर रौब जमाने के बीच में अपना रोज़ का क्रॉसवर्ड भी मैं निपटा लेती थी। और ज़रा बैठे बैठे झपकी लग जाए तो आने वाली शादियों में मैं और मेरे भांजा या भांजी के साथ दिन कितनी तफरीह में बीतने वाले थे, इस तरह की शेख चिल्ली के सपने भी देख लेती थी। तब मोबाइल फ़ोन नया नया आया था, भैया के ऑफ़िस वालों ने उन्हें दिया था, लेकिन इस सख्त हिदायत के साथ कि इसका सिर्फ़ ऑफ़िस के ज़रूरी काम के लिए ही इस्तेमाल हो। सुना था इस हथौड़े जैसे आधा किलो के फ़ोन से कॉल रिसीव करने में भी पैसे लगते थे। भैया ने थोड़ी सी चीटिंग करके उस दिन मोबाइल फ़ोन मेरे पास रख दिया और बोले, जैसे ही रेनू लेबर में जाए तो तुम मुझे फ़ौरन कॉल कर देना। मैं भी नक्शेबाजी में मोबाइल फ़ोन थामे अस्पताल के कॉरिडोर में घूम रही थी। 2-3 दिन से लगभग सारे दिन मैं यहीं रहती थी, तो सब पहचाना सा हो गया था। हॉस्पिटल की तेज़ फ़िनाइल वाली महक, ब्लू यूनिफॉर्म में साउथ से आई थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने वाली नर्सेस, उन सब से मेरी दोस्ती हो गई थी। वहीं हमेशा थोड़ा जल्दी में रहने वाले डॉक्टर्स जो मेरी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का जवाब देते देते शायद थक गए थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तकलीफ़ और फ़िक्र पहने चेहरे घूमते रहते थे, ज़िंदगी की उम्मीद और नाउम्मीदों के बीच झूलते हुए। वो गार्ड जिसे मैंने एक दिन चुपचाप पान लेने के लिए भेज दिया था, लेकिन आने पर उसे डांट भी लगाई थी, ये कहकर कि वो तम्बाकू क्यों खाता है, उसे कैंसर हो सकता है। और रेनू का बच्चा था कि इस दुनिया में पधारने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी से लगने लगा था कि एक ज़िद्दी आसामी से हमारा पाला पड़ने वाला है। मैं पागलों की तरह इंतज़ार कर रही थी, सोचती रहती थी कि उस ज़िद्दी बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां छूकर अपनी उंगलियों से लिपट जाने दूंगी, उसके महीन मुलायम होठों से पहली किलकारियाँ सुनूं और उसके पाँव के तले शैतानी में धीरे धीरे उंगलियां फिराऊं और देखूं कि उसे गुदगुदी लगती भी है या नहीं। कितना अद्भुत होता है जीवन का खेल। एक नन्ही सी जान कैसे हमारी ज़िंदगी में आकर हमारी ज़िंदगी बदल देती है। कॉरिडोर में टहलते टहलते
मैं मन ही मन ये सब सोचकर मुस्कुरा रही थी कि कहीं एक फ़ोन की घंटी बजने लगी। कुछ सेकंड लगे पहचानने में कि ये भैया का ही मोबाइल फ़ोन था जो मेरे हाथों में बज रहा था। आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही थी। घर का नंबर था। मैं झुंझलाई। भैया भी ना मुझसे बोले कि फ़ोन का इस्तेमाल मत करो और ख़ुद खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने बटन दबाया और जीवन का पहला मोबाइल कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो। भैया ही थे। बोले फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड पहुंचो, डॉक्टर को बता दो कि हम लोग गाड़ी का इंतज़ाम करके पापा को लेकर आ रहे हैं। हॉस्पिटल वही था, वार्ड बॉय भी, थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने वाली नर्सेज वही, डॉक्टर वही, जो मेरे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग से थक गए होंगे। लेकिन एक ही पल में सारा नज़ारा बदल गया था। रोने से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए मैं नहीं रोई। मेरे पापा को हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा था। मुझे अगले कुछ मिनटों में सारा इंतज़ाम करना था। मैं दौड़ी दौड़ी गई और एक काउंटर पर पैसे जमा किए, दूसरे काउंटर पर रसीद जमा की और फॉर्म भरा। सब पता था मुझे अब इस हॉस्पिटल में क्या कहाँ होता है। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर इंचार्ज के पास गई और उन्हें सब बताया। डॉक्टर बोले, अरे पेशेंट अभी आ रहे हैं, लेकिन आपको तो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया, डॉक्टर साहब बड़ी खुशी खुशी आई थी मैं इस हॉस्पिटल में, मेरी बड़ी बहन की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन अब मेरे पापा आ रहे हैं। थोड़ी देर में बगल वाले नेकी अंकल की कार में पापा को लेकर भैया पहुँच गए। पापा की आंखें बंद थी। उनकी खांसी उनकी ऐसी हालत कर देगी कभी अंदाज़ा भी नहीं था। बाद में पता लगा कि तबीयत सुबह ही बिगड़ गई थी, लेकिन दोपहर तक पापा की बेहोशी बढ़ती ही जा रही थी। शुगर के पेशेंट होने की वजह से ये अक्सर होता था उनके साथ, लेकिन इस बार उनकी चंद घंटों की बेहोशी ने डरा दिया था। शुगर लेवल कम होने लगा। माँ ने कहा था, अब देर मत करो, जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ इन्हें। पापा की ज़िंदगी का ये बस दूसरा मौका था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। डॉक्टर, हॉस्पिटल इन सब से दूर ही रहे हमेशा। बुखार भी हुआ तो तब तक दवा लेना टालते रहे जब तक हम लोग कहते कहते नाराज़ ना हो गए। डॉक्टर ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ़ है इन्हें, पहले सक्शन करके देखते हैं। मैं और भैया कुछ समझ ही नहीं पाए। डॉक्टर ने उसके बाद कहा कि कुछ कहना मुश्किल है, बस दुआ करिए। मुश्किल होता है गम सहना, एक बेरहम खंजर की तरह तार तार कर देता है मासूम रेशम से बने इस दिल को। लेकिन उससे भी मुश्किल होता है गम छुपाना। हॉस्पिटल के 2 कमरों के बीच बट गई थी मेरी ज़रा सी ज़िंदगी। पापा का ख्याल रखना था और उससे भी ज़्यादा ये ख्याल रखना था कि दूसरे कमरे में रेनू को ये भनक ना लग जाए कि उसके बिस्तर से मुश्किल से 20 मीटर दूर उसके पापा अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रहे हैं। रेनू बोली, अचानक से सब यहाँ कैसे? इतनी उतावली मत करो भाई, बच्चा अपने टाइम से ही आएगा। मेरी जान ले रखी है इसने, सारा बदला लूँगी मैं इससे। पापा कहाँ हैं? घर पर पेपर पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? यहाँ बेटी दर्द के मारे टेढ़ी हुई जा रही है, उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। हम रेनू के सामने तो हंस देते थे, फिर बाथरूम में जाकर बहाना करके रोते थे। सिविल हॉस्पिटल के एक कमरे में हमारे ख़ानदान का नया चिराग आने वाला था और दूसरे कमरे में हमारे ख़ानदान का सूरज डूबने का मन बना रहा था। भाई बहनों ने दिन के घंटे बांट लिए थे। सबका एक ही काम था, पापा किसी तरह होश में आ जाए। इसलिए हर बच्चा घंटों तक उनके कान में बोलता रहता, पापा पापा उठते क्यों नहीं? पापा देखो जोशी अंकल आए हैं। पापा माँ ने पकोड़े बनाए हैं, उठो तो, झोला मंदिर चलना है कि नहीं? पापा आंखों से सुनते तो थे लेकिन कुछ कहते नहीं थे। हमेशा ज़िद के पक्के पापा ने
जैसे तय कर लिया था कि अब किसी की नहीं सुनूंगा। अपने छोटे से वॉकमैन की कैसेट में पापा के सारे फेवरेट गाने भरकर मैं ले गई। जो जैसा कहता वो कर देते थे हम सब। पापा बस होश में आ जाएं एक बार। एक बार किसी ने हमें कहा, हनुमान जी को चमेली के तेल के 24 दीपक लगाओ। किसी ने कहा, हनुमान अष्टक का पाठ करो। किसी ने पापा के पैरों पर बेसन का लेप लगाने को कहा। जिसने जो कहा सब किया, लेकिन पापा नहीं बोले। गुज़रते घंटों के साथ उम्मीद की डोर और कमज़ोर पड़ती गई। उधर दूसरे कमरे में रेनू का बच्चा दुनिया में आने की तैयारी कर चुका था। देखिए ना जीवन का खेल। एक कमरे में जीवन पैर पसारने को तैयार था और दूसरे में मृत्यु पैर जमाने की ज़िद किए बैठी थी। पापा का ऑपरेशन शुरू हो गया था और उधर मेरी चचेरी बहन की बारात आने वाली थी। ऑपरेशन थिएटर में तेज़ी से अंदर बाहर जाती हुई नर्स ने आकर भैया को बताया था कि पापा को जल्दी से खून चढ़ाना पड़ेगा। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का कम से कम 3 यूनिट खून चाहिए था। उस समय शहर में ये सुविधा नहीं थी कि हम कोई भी ब्लड ग्रुप का खून दें और उसके बदले में वो पापा को उनके ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दें। हॉस्पिटल के सामने सड़क के पार 2 पीसीओ थे। मैंने और भैया ने लगातार फ़ोन करने शुरू कर दिए। दोस्तों को, रिश्तेदारों को बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की तलाश में। माँ के लिए ये एक इम्तिहान का वक्त था। माँ ने अगले दिन कुछ घंटे किरण दीदी के घर में शादी की रस्मों में बिताए और रात पापा के सिरहाने बैठकर आंसू बहाए। पापा ने पूरी उम्र जाने कितने रिश्तों के बीज बोए। प्यार और अकेलेपन के इन धागों से गूंथे एक एक रिश्ते को। अपना वतन, अपना गांव छोड़कर मुफस्सली में शहर आकर बसे थे वो। अकेले अपने बूते पर अपना आशियाना बसाने वाले मेरे पापा का घर कुछ साल बाद सरकारी कामकाज के लिए सिफारिशें लेकर आने वाले तमाम रिश्तेदारों का गेस्ट हाउस बन गया था। चाचा, फूफा, ताऊ, भाई, संबंधों के जाने कितने नाम और चेहरे। इस घर की दुआएं सबको लगी थी, लेकिन घर आने वाले इन अपनों की आवभगत में लगे रहने वाले हम बच्चों को कभी लगा ही नहीं कि बस इतना ही था हमारा साथ। चहल पहल भरे उस आंगन से दूर आज पापा अकेले थे। आज जब उन्हें सिर्फ 3 यूनिट खून चाहिए तो कोई व्यस्त है, कोई बीमार है, कोई काम पर बाहर गया है, तो कोई अभी जॉन्डिस से उठा है इसलिए खून नहीं दे सकता। हिसाब किताब के पक्के हमारे पापा संबंधों के समीकरण नहीं समझ पाए। जान ही नहीं पाए कि जब वो बेसुध हॉस्पिटल में लेटे हैं तो उनके बनाए रिश्तों के आंगन में आज मेरी माँ अकेली खड़ी है। तभी शाम को करीब 5 बजे रेनू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और नर्स ने पूछा, आपके पापा के ब्लड का अरेंजमेंट हुआ क्या? उधर काफ़ी देर बाद 4 आदमी हमें हॉस्पिटल में ढूंढते हुए आए। एक ट्रेड यूनियन से थे जिनकी कभी पापा ने मदद की थी। उन्हें पापा के हॉस्पिटल में होने की खबर मिल गई थी। 10,000 मेंबर्स में से 4 बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग हमारे सामने खड़े थे। माँ जहाँ खड़ी थी, रिश्तों के उस सूने आंगन को शायद भगवान अपनी छत से देख रहा था। और फिर एक लम्हे में वो लम्हा आ गया जिसका मैं महीनों से इंतज़ार कर रही थी। रेनू की बेटी हुई थी, मैं मौसी बन गई थी। लेकिन माफ़ कर दे मेरी खुशी के लम्हे, तेरे मेरे बीच एक लम्हा और खड़ा था, मेरे पापा की ज़िंदगी या मौत का लम्हा। ऑपरेशन थिएटर से जो बाहर निकलता हम उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करते। रेनू हॉस्पिटल के अपने कमरे में वापस पहुंच गई। हम सब बारी बारी से उसके पास वक्त बिताते। उससे कह दिया था कि पापा को थोड़ा बुखार है, बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए यहाँ आ नहीं रहे हैं, और घर का फ़ोन ख़राब है इसलिए बात नहीं हो पा रही है।
हम ना खुलकर हंस पा रहे थे और ना खुलकर रो पा रहे थे। पड़ोस के नईम चाचा आए और बोले, मैंने आज खास नमाज़ पढ़ी है तुम्हारे पापा के लिए, हौसला रखो, सब ठीक होगा। वो सारे रिश्तेदार, दोस्त जो मेरे पापा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में साथ खड़े होने नहीं आ सके थे, क्रिकेट की कमेंट्री की तरह घर बैठे सारा आंखों देखा हाल ज़रूर सुनना चाह रहे थे। सबके पास हमारी तकलीफ़ों के इलाज तैयार थे। कल सुबह जब भी वक्त मिल जाए काली मंदिर में नारियल चढ़ा आना, माता रानी सब ठीक कर देंगी। छुट्टियां बढ़ाने के लिए दफ्तर फ़ोन किया तो मेरे बॉस ने कहा, सच कड़वा होता है, सर्वाइवल रेट कम होता है, सच को बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लो। नहीं करना था मुझे खुद को तैयार। ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर दिखाते मॉनिटर्स की आवाज़ के बीच एक ऑपरेशन थिएटर में कैद मेरे पापा। ये नहीं था मेरा सच। मेरा सच था मेरे पापा की हंसी। मेरा सच था अपनी भांजी की महीन आवाज़ में रोना, जो मैं अपनी गोद में लेकर सुन रही थी। अचानक रेनू ने मेरे पर्स के बगल से मोबाइल फ़ोन उठाया और घर का नंबर मिला दिया और बोली, हद हो गई, नाना बने हैं पापा, पड़ोसी के यहाँ से फ़ोन भी नहीं कर सकते। मैं रोकती इससे पहले बोली, घर का फ़ोन ठीक हो गया है, घंटी जा रही है। घर के नौकर ने न जाने क्या कहा कि रेनू ने फ़ोन रखा और भरी हुई आंखों से बोली, पापा यहाँ हैं, हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में। तभी दरवाज़ा खुला। हिंदी ना बोल पाने वाली नर्स थी, मुझे ढूंढती घूम रही थी। बोली, प्लीज़ कम एंड साइन द पेपर्स। मैंने कहा, पापा। एक सेकेंड लिया उसने अपना पूरा सेंटेंस बनाने में, पर वो फिर भी नहीं बना पाई। फिर उसने कहा, पापा इज़ ओके। हॉस्पिटल के 2 कमरों में हमें 2 नई ज़िंदगियाँ मिल गई थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलूँगी आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।